मेरे प्यारे बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन 7th क्वेश्चन हम देख रहे हैं और यहाँ पर ये क्वेश्चन हमें क्लियरली ग्रेविटेशन से रिलेटेड दिख रहा है। क्वेश्चन में गिवन है 2 सैटेलाइट्स P एंड Q आर मूविंग इन डिफरेंट सर्कुलर ऑर्बिट अराउंड द अर्थ, और अर्थ का रेडियस उन्होंने r दे रखा है ना। द हाइट्स ऑफ P एंड Q फ्रॉम द अर्थ सरफेस इज आर HP एंड HQ रेस्पेक्टिवली, है ना। यहाँ पर HP का वैल्यू गिवन है r/3। ओके, द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑफ P एंड Q ड्यू टू अर्थ ग्रेविटी, है ना। अगर हम देखेंगे तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी उस सैटेलाइट पर कितना है, GP एंड GQ। अगर GP/GQ का रेशियो 36/25 है तो HQ हमको निकालना है। जब कभी हम अर्थ सरफेस से ऊपर जाते हैं, है ना, अगर हम h हाइट पर ऊपर गए तो डेफिनेटली हमें पता है कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी चेंज होगा, है ना। तो अर्थ सरफेस से अगर हम h हाइट ऊपर गए तो g डैश का वैल्यू अगर हम देखें तो वो होगा g/1 + h/r का होल स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पर कभी कभी हम g डैश इज इक्वल टू g इन द ब्रैकेट 1 - 2h/r का कॉन्सेप्ट भी यूज कर देते हैं, पर वो गलत है। वो तभी तक वैलिड है जब h का वैल्यू बहुत ही छोटा हो। जब h का वैल्यू r से बहुत ही छोटा होगा तब आप g डैश इक्वल टू g इन द ब्रैकेट 1 - 2h/r का कॉन्सेप्ट लगाएंगे, नहीं तो आप ये वाला फॉर्मूला लगाइए। ठीक है, तो यहाँ पर ये गलती होने के चांस होते हैं क्योंकि हम थोड़ा सा स्पीड में रहते हैं, स्पीड में क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, तो हमें जो फार्मूला ज़्यादा रटा हुआ है, ज़्यादा हमने यूज़ किया है, वो हम यूज़ करते हैं, इसलिए ये वाला फार्मूला जनरली यूज़ नहीं करते। पर आपको यहाँ पर h और p, h का वैल्यू जो है HP और HQ का वैल्यू बहुत ज़्यादा है, इसलिए आप सेकंड फार्मूला ये वाला यूज़ करेंगे। तो अगर हम इन दोनों का रेशियो लें, मतलब g एट p की बात करें तो वो होगा g/1 + h ऑफ p डिवाइडेड बाय r, और इसका होल स्क्वायर हम लिखेंगे। ओके, डिवाइडेड बाय GQ इज इक्वल टू कैपिटल Q हम लिख लेते हैं क्योंकि उन्होंने कैपिटल Q दे रखा है, g/1 + HQ/r और इसका होल स्क्वायर। ओके, तो यहाँ पर g से g हम कैंसिल कर देंगे। ठीक है, अगर हम दोनों का रेशियो देखें तो 36/25 हमको दे रखा, तो एज इट इज हम पुट कर देंगे। ये जो न्यूमरेटर टू न्यूमरेटर है ये ऊपर आ जाएगा, ठीक है, डिनोमिनेटर टू डिनोमिनेटर है ऊपर आ जाएगा, तो 1 + HQ, और HQ का वैल्यू हमको फाइंड करना है, तो HQ एज इट इज डिवाइडेड बाय R एज इट इज रेज़ टू पावर 2 हम लिखेंगे। 1 + HP का वैल्यू यहाँ पर R/3 है, तो ये R/3 हो जाएगा, R से R कैंसिल हो जाएगा, स्क्वायर करेंगे, दोनों साइड रूट लेंगे तो 6/5 हमको मिलेगा, है ना। 36/25 का रूट कितना होगा, 6/5, और ऊपर हमको मिलेगा 1 + HQ/R डिवाइडेड बाय, यहाँ पर हो जाएगा 4/3। ठीक है, तो 1 + HQ डिवाइडेड बाय, आगे का कैलकुलेशन आप ही कर सकते हैं वैसे तो, 6/5 × 4/3। जब इसे हम कैंसिल करेंगे तो ये 2 टाइम कैंसिल होगा और ऊपर मिलेगा 8, नीचे मिलेगा 5। ठीक है, तो HQ डिवाइडेड बाय R, 1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमको यहाँ पर 3/5 मिलने वाला है, तो HQ का वैल्यू हमको मिलेगा 3R डिवाइडेड बाय 5। डेफिनेटली हमारा A करेक्ट ऑप्शन हमको मिल रहा है, तो A पर हम यहाँ पर टिक कर देंगे। ठीक है, आप देखिए कि ये क्वेश्चन भी बहुत इजी क्वेश्चन था, बहुत इजीली हम इस टाइप के क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। तो थोड़ा सा अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो इस टाइप के इजी क्वेश्चन तो 100% सॉल्व कर ही लेंगे। हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, हम यहाँ पर बात कर रहे हैं JEE एडवांस 2022 पेपर 1 के फिजिक्स सेक्शन के सॉल्यूशन की। यहाँ पर हम फिजिक्स के जितने भी क्वेश्चंस JEE एडवांस 2022 पेपर 1 में आए हुए हैं सबका सॉल्यूशन देखने वाले हैं और उन सब का एनालिसिस करेंगे, किस कॉन्सेप्ट पे बेस्ड क्वेश्चन यहाँ पर आए हुए हैं और उस कॉन्सेप्ट का उस क्वेश्चन में कैसे यूज़ हुआ है। सबसे पहले हम सेक्शन 1 की बात करते हैं। सेक्शन 1 में यहाँ पर हमारे पास में 8 क्वेश्चन है, जैसा कि हमको स्क्रीन पे दिख रहा है ना। यहाँ पर 8 क्वेश्चन है और क्वेश्चन जो है वो न्यूमेरिकल टाइप है, मतलब उसका वैल्यू आपको न्यूमेरिकल टाइप एंटर करना है जो स्क्रीन पर न्यूमेरिकल, वर्चुअल न्यूमेरिकल कीपैड गिवन होगा उसमें। ओके, यहाँ पर अगर हमारे पास में वैल्यू 2 डेसिमल पॉइंट के बाद 2 डेसिमल से ज़्यादा
डेसिमल अगर आते हैं हमारे पास तो हमको उसको राउंड ऑफ करके 2 डेसिमल 2 प्लेस तक ही इंटर करना है। ओके, यहाँ पर अगर हम देखें तो अगर हम सही वैल्यू इंटर करते हैं तो हमको +3 मार्क मिलेंगे, और अगर हम गलत वैल्यू इंटर करते हैं या फिर आंसर नहीं देते हैं क्वेश्चन का तो हमको 0 मार्क मिलेंगे। तो हम सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर स्टार्ट करेंगे। यहाँ पर पहला क्वेश्चन हमारे पास में एस्केप वेलोसिटी से रिलेटेड है। बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और हम कह सकते हैं कि ये थोड़ा लेंदी क्वेश्चन है। क्वेश्चन में गिवन है 2 स्फेरिकल स्टार्स A and B having density rho and rho B respectively. A and B have same radius and their masses MA and MB related by MB is equal to 2 times of MA। मतलब कि जो सेकंड वाला बॉडी है B, उसका स्टार जो है उसका मास फर्स्ट वाले स्टार्स के कंपैरिजन में दुगना है। ड्यू टू एन इंटरेक्शन process, star A loses some of its mass so that the radius is halved, है ना। उसका मास अट्रैक्शन के कारण कुछ मास वहाँ पर लॉस होता है और उसका रेडियस हाफ हो जाता है। वाइल इट्स स्फेरिकल शेप इट्स रिटेन, वापिस से वो अपना स्फेरिकल शेप रिगेन करता है। इट्स डेंसिटी रिमेन रो ए, उसका डेंसिटी रो ए ही रहता है। द एंटायर मास लॉस्ट बाय ए डिपोजिटेड एज द थिक स्फेरिकल शेल ऑन B विथ डेंसिटी रो ए। जो A पर मास लॉस हुआ था वो B पर जाके डिपॉजिट होता है, ठीक है। अगर VA एंड VB are the escape velocities of A and B after the interaction process, so the ratio of VA divided by VB is equal to √10 and divided by 15 raised to power 1/3. The value of n is okay। तो यहाँ पर सबसे पहले इस क्वेश्चन में हमको एस्केप वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट समझ लेना चाहिए। अगर हम एस्केप वेलोसिटी का फार्मूला देखते हैं, क्योंकि वहाँ पर हम पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी कंजर्वेशन का कॉन्सेप्ट यूज़ करते हैं, और एस्केप वेलोसिटी किसी प्लैनेट के लिए हमारे पास में फार्मूला आता है 2G_M डिवाइडेड बाय R। ओके, यहाँ पर M उस स्टार का या प्लैनेट का मास है और R जो है उसका रेडियस है। ओके, तो यहाँ पर अगर हम इस m को डेंसिटी के टर्म में लिखें तो हमारे पास फार्मूला हो जाएगा 4/3 पाई r क्यूब इंटू डेंसिटी रो, ठीक है। तो यहाँ पर v इज इक्वल टू, अब हमारे पास फार्मूला हो जाएगा 2 इंटू 4/3 पाई r क्यूब इंटू रो, ओके, डिवाइडेड बाय r। तो यहाँ पर ये क्यूब और डिनोमिनेटर में जो r है वो कैंसिल होगा, तो हमको यहाँ पर मिलेगा √8/3 पाई r² रो, और जी भी यहाँ पर हम मिस कर चुके हैं, तो जी भी यहाँ पर हमारे पास में कैपिटल जी भी होगा। तो ये फार्मूला हमारे पास एस्केप वेलोसिटी का आता है इन टर्म्स ऑफ डेंसिटी। अगर हम स्टार ए की बात करें, की बात करें तो आफ्टर इंटरेक्शन उसका रेडियस जो है वो r/2 हो जाता है ना। उसका रेडियस हाफ हो जाता है, मतलब r/2 हो जाता है। तो अब A का जो नया वेलोसिटी होगा, एस्केप वेलोसिटी होगा, अगर हम यहाँ पर वैल्यू पुट करें तो कितना होगा 8/3 पाई r की जगह पर हम r/2 लिखेंगे होल स्क्वायर इंटू रो इंटू जी। ओके, यहाँ पर हम अगर डेंसिटी की बात करें तो फर्स्ट वाला जो A है उसका डेंसिटी हम रो कंसिडर कर रहे हैं, रो A गिवन है उससे रो लिख दिया हमने, और B का डेंसिटी रो B जो कि 2 टाइम्स होगा क्योंकि मास यहाँ पर 2 टाइम्स है, ठीक है। वो भी हम यहाँ पर प्रूव कर सकते हैं। तो अल्टीमेट हमको यहाँ पर मिलेगा 2/3, क्योंकि ये 4 और 8 यहाँ पर कैंसिल होंगे, तो 2/3 पाई r² रो G रूट। ये हमने एक एक्सप्रेशन एस्केप वेलोसिटी ए प्लैनेट के लिए देखा। अब अगर हम बी प्लैनेट की बात करते हैं, या फिर यहाँ पर प्लैनेट ने ही स्टार दे रखा है, तो अगर हम बी स्टार की बात करते हैं तो यहाँ पर बी स्टार जो है उसका रेडियस स्टार्टिंग में आर ही था, दोनों का रेडियस इक्वल था, आर ही था, पर यहाँ पर जो डेंसिटी रो ए इसके ऊपर डिपॉजिट हुआ है जिसको हम रो कंसिडर करते हैं, और रो बी जो है वो 2 टाइम्स ऑफ
रो होगा, डबल होगा क्योंकि उसका मास डबल है, रेडियस इक्वल है तो वॉल्यूम तो इक्वल ही होगा, तो यहाँ पर डेंसिटी उसका डबल हो जाएगा। तो यहाँ पर जो नया रेडियस अभी हमारे पास बना है ना, जो कंप्लीट रेडियस है उसको हमने R2 कंसिडर किया। अब सबसे पहला काम हमें इस R2 का वैल्यू फाइंड करना है ना, जो उसका नया रेडियस है। तो यहाँ पर हम वॉल्यूम कांस्टेंट का कॉन्सेप्ट रखेंगे कि जो यहाँ पर वॉल्यूम डिपॉजिट हुआ है ना, जो वॉल्यूम वहाँ से ट्रांसफ़र हुआ है वो यहाँ पर डिपॉजिट होगा। तो अगर हम फाइनल वॉल्यूम की बात करें तो वो होगा 4/3 पाई R2 क्यूब, ये उसका कंप्लीट वॉल्यूम होगा। और ये दो चीज़ों से मिलके बना हुआ है, एक तो जो पहले बी स्फेयर था उसका वॉल्यूम मतलब 4/3 पाई आर क्यूब प्लस जो अब शेल डिपॉजिट हुआ है उसका वॉल्यूम। तो यहाँ पर शेल डिपॉजिट है उसका वॉल्यूम फाइंड करने के लिए हम यहाँ पर कॉन्सेप्ट यूज करेंगे, वहाँ से कितना मास यहाँ पर, कितना वॉल्यूम वहाँ पर डिपॉजिट हुआ है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे, तो यहाँ पर ये जो वॉल्यूम है ये इनर स्फेयर का है, और आउटर स्फेयर का वॉल्यूम फाइंड करने के लिए जो वॉल्यूम ए स्टार से आया है उसको हम कैलकुलेट करेंगे। ओके, तो उसको कैलकुलेट करने के लिए हम यहाँ पर यूज़ करेंगे 4/3 पाई आर क्यूब, इसका ए प्लैनेट का इनिशियल वॉल्यूम था, ठीक है। और उसमें से बचा कितना, 4/3 पाई R/2 क्यूब, है ना। ये जो हमने फर्स्ट टर्म लिखा है ये उसका इनिशियल वॉल्यूम था, इसका वॉल्यूम इनिशियल वॉल्यूम ऑफ ए, ठीक है। और ये उसका बचा हुआ वॉल्यूम फाइनल वॉल्यूम ऑफ ए, ठीक है। ये उसका इनिशियल वॉल्यूम है और ये उसका फाइनल वॉल्यूम है किसका, ए का, ठीक है। तो कितना वॉल्यूम डिपॉजिट हुआ वो हमने यहाँ पर ऐड कर दिया, ठीक है। तो अब हम 4/3 पाई यहाँ सर कैंसिल कर सकते हैं, और हमें R2 क्यूब इज इक्वल टू मिलेगा R क्यूब प्लस R क्यूब माइनस R क्यूब डिवाइडेड बाय 8। इसे हम सॉल्व करेंगे तो R2 क्यूब इज इक्वल टू 15 R क्यूब डिवाइडेड बाय 8 हमको मिलेगा। तो यहाँ से R2 का वैल्यू हमको मिल रहा है 15⁻⁴ R क्यूब डिवाइडेड बाय 2, सॉरी यहाँ पर क्यूब नहीं आएगा। तो ये R2 का वैल्यू हमें नोट डाउन कर लेना है। मतलब अभी तक हमने दो वैल्यू यहाँ पर फाइंड किया है, एस्केप वेलोसिटी ऑफ फर्स्ट, ओके, और सेकेंड वाले का फाइनल रेडियस। अब यहाँ पर हम पोटेंशियल का कॉन्सेप्ट यूज करेंगे कि अगर हमको इस सरफेस पे पोटेंशियल फाइंड करना है इनर स्फीयर के कारण और आउटर स्फीयर के कारण, तो हम कैसे फाइंड करेंगे। और पोटेंशियल की हेल्प से ही हम यहाँ पर एस्केप वेलोसिटी वी कितना होगा वो फाइंड करेंगे, ओके। क्योंकि पोटेंशियल से पोटेंशियल एनर्जी से एस्केप वेलोसिटी, ओके। तो यहाँ पर अगर हम इस इस बॉडी का जिसका मास m है, ठीक है, इसका अगर पोटेंशियल एनर्जी फाइंड करें तो यहाँ पर हम इस इनर स्फीयर जिसका डेंसिटी जो b है उसके कारण पोटेंशियल हम फाइंड करेंगे, है ना। तो अगर हम पोटेंशियल एनर्जी फाइंड करें बी सरफेस पर, ठीक है, या पोटेंशियल भी फाइंड कर सकते हैं क्योंकि m तो वैसे भी कैंसिल होने वाला है। तो पोटेंशियल फाइंड करें तो हम लिखेंगे -g कैपिटल MB मास ऑफ b, ओके, इनटू स्मॉल m, हम मान के चल रहे हैं कि स्मॉल m को हम यहाँ से प्रोजेक्ट कर रहे हैं, डिवाइडेड बाय उसका रेडियस R2, ओके। अब ये जो शेल यहाँ पर डिपॉजिट हुआ है जिसको मैं अभी शेडेड कर रहा हूँ, इसके कारण हमको पोटेंशियल फाइंड करने के लिए, क्योंकि डेंसिटी यहाँ पर अलग अलग है, इसके कारण पोटेंशियल फाइंड करने के लिए हम यहाँ पर जो पूरा कंप्लीट स्फीयर अगर रो ए डेंसिटी का होता तो उसके कारण कितना पोटेंशियल एनर्जी होता, माइनस जो अंदर यहाँ पर जो रो बी ने स्पेस, क्योंकि उसके कारण तो हमने फाइंड कर चुके हैं तो उसको हम एक वैकेंट स्पेस कंसिडर कर लेंगे, है ना। मतलब अल्टीमेट अगर हम जो मास डिपॉजिट हुआ है उसके कारण पोटेंशियल
शेल के कारण पोटेंशियल एनर्जी फाइंड करना चाहे तो उसको हमको सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, अंदर वाले को हमको सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो हम यहाँ पर प्लस लिखेंगे, ये हमने पोटेंशियल एनर्जी लिखा इस बी के कारण। अब डिपॉजिट शेल के कारण पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा, तो वो होगा माइनस जी। ओके, हम पहले पूरे का फाइंड करेंगे, वो कितना होगा जी कैपिटल। तो टोटल मास फाइंड करने के लिए हम यहाँ पर वॉल्यूम इनटू डेंसिटी का कॉन्सेप्ट यूज करेंगे। तो 4/3 पाई R2 क्यूब इंटू उसका डेंसिटी, तो डेंसिटी यहाँ पर रो ए है, ओके, इंटू स्मॉल m डिवाइडेड बाय उसका रेडियस दैट इज R2। ओके, ये उसका पोटेंशियल एनर्जी हुआ, माइनस जो अंदर वाला है ना, क्योंकि शेल है तो अंदर वाले को सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, तो माइनस अंदर वाले का कितना होगा जी 4/3 पाई, यहाँ पर R2 नहीं होगा, यहाँ पर R क्यूब होगा, क्योंकि अंदर वाले का रेडियस तो R ही है और डेंसिटी उसका रो ए ही है ना, इंटू m, ठीक है, डिवाइडेड बाय R2, क्योंकि हमको पोटेंशियल तो R2 डिस्टेंस पर ही फाइंड करना है। ठीक है, इतना हमने फाइंड कर लिया, ऊपर वाला आप अच्छे से नोट डाउन कर लीजिएगा और हम इसे अभी रिमूव कर देते हैं, है ना, क्योंकि यहीं पर हम आगे का एक्सप्रेशन भी सिंगल पेज पर लिखेंगे। तो आप वीडियो को पॉज कीजिए और ये सारा सब कुछ एक बार नोट डाउन कर लीजिए, एक बार खुद से आपको ट्राई करना है ये सारी चीज़ें, है ना, ताकि आपको समझ में आएगा कि हम कौन से कैसे कॉन्सेप्ट यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पर कलर चेंज कर ले तो आपको पता चल जाएगा कितना पोर्शन हम रिमूव करके लिख रहे हैं। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। तो अगर हम इस पोटेंशियल एनर्जी को काइनेटिक एनर्जी के बराबर कर दें, है ना, मतलब टोटल एनर्जी तो कंजर्व रहेगी, मतलब हाफ mv², जिसे हम एस्केप वेलोसिटी का फार्मूला डिराइव करते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास एस्केप वेलोसिटी 1/2 mv², इज इक्वल टू ये पोटेंशियल एनर्जी प्लस ये पॉजिटिव हो जाएगी। ठीक है, तो हो जाएगा जी, है ना, जी। अब यहाँ पर एम बी हमको उसका वैल्यू पुट करना पड़ेगा, तो हम लिखेंगे 4/3 पाई R³ इंटू उसका डेंसिटी, तो यहाँ पर 2 टाइम्स हो जाएगा, मतलब 2 रो ए, ओके, डबल हो जाएगा डेंसिटी। ठीक है, डिवाइडेड बाय, क्योंकि मास यहाँ पर डबल हो रहा, वॉल्यूम सेम है तो डेंसिटी भी डबल होना, डिवाइडेड बाय R2। ओके, आगे हम लिखेंगे तो प्लस, क्योंकि नेगेटिव साइन यहाँ पर हम जब इसे लेफ्ट हैंड साइड पर लेकर आ रहे हैं या राइट हैंड साइड पर लेकर आ रहे हैं तो नेगेटिव साइन यहाँ पर प्लस हो जाएगा, है ना, प्लस ये भी प्लस हो जाएगा यहाँ पर जी 4/3 पाई R² ओके, इंटू रो ए इंटू मास m डिवाइडेड बाय R2, ओके, माइनस, क्योंकि हमने प्लस यहाँ पर कॉमन ले लिया है आगे, और एक्चुअल में यहाँ पर ये दोनों टर्म लेफ्ट हैंड साइड आना था, फिर इसे हम राइट हैंड साइड लेकर आए, क्योंकि इक्वल टू 0 होगा। एस्केप वेलोसिटी का थोड़ा सा हम यहाँ पर कॉन्सेप्ट यूज़ करें तो आपको समझ में आ जाएगा कि हम यहाँ पर कैसे इसे प्लस कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम इसका वैल्यू पुट करें तो ये हो जाएगा जी 4/3 पाई R³ इंटू रो ए इंटू m डिवाइडेड बाय R2। अब यहाँ पर हमको R2 का वैल्यू याद रखना है कि R2 का वैल्यू हमने क्या फाइंड किया था। ठीक है, यहाँ पर सारी चीज़ें हमारी कैंसिल हो रही है, स्मॉल m यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, ये स्मॉल m यहाँ पर स्मॉल m आना था वो कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से भी और यहाँ से भी। ठीक है, तो हमको मिला 1/2 VB² इज इक्वल टू, अब यहाँ से जो कांस्टेंट वैल्यू है हम बाहर ले लेते हैं, कॉमन चीज़ बाहर ले लेते हैं। 4/3 यहाँ पर कॉमन है, यहाँ पर पाई कॉमन ले लिया हमने, जी कॉमन ले लिया हमने, R³ यहाँ पर कॉमन ले लिया। ठीक है, और डिनोमिनेटर में R2 हमने कॉमन ले लिया, डेंसिटी भी हम कॉमन ले सकते हैं रो ए। ठीक है, अब बचेगा क्या, तो यहाँ पर डेफिनेटली 2 बचा। ठीक है, और R2 तो कॉमन आ गया था प्लस। ठीक है, यहाँ पर अगर हमने R कॉमन लिया है ऊपर से तो R2 का वैल्यू तो 15⁻1/2 टाइम्स R था, तो यहाँ पर बच जाएगा 15⁻1/3 ओके, डिवाइडेड बाय 2।
ठीक है, जो हमने बाकी की चीज़ें कॉमन ले लिया है। डिवाइड में भी यहाँ पर R2 था जो हम बाहर कॉमन ले चुके हैं। ठीक है, आगे हम लिखते हैं यहाँ पर माइनस, यहाँ से हमने सारी चीज़ें कॉमन ले ली है तो -1। यहाँ पर हम देखेंगे तो R2 का वैल्यू अगर हम पुट करेंगे यहाँ पर, है ना, इस R2 का वैल्यू यहाँ पर पुट करेंगे। R2 का वैल्यू कितना था? R2 का वैल्यू था यहाँ पर 15⁻⁴ इंटू R/2, और इसका क्यूब करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास में 15/2 बचेगा। ओके, इसे आगे सॉल्व करते हैं। तो R2 का वैल्यू अब हमको ज़रूरत नहीं है, हमने वैल्यू पुट कर दिया है, तो ये सारी चीज़ें हम यहाँ से रब कर देते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। यहाँ पर अब हम इसे आगे सॉल्व करेंगे तो बड़ा इजी हमारे पास एक्सप्रेशन हो जाएगा, है ना। ये हो जाएगा 1/2 और 2 का इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो VB² इज इक्वल टू 8/3। ओके, और पाई इंटू जी इंटू R³ इंटू ρ a, ओके, डिवाइडेड बाय R2 का वैल्यू कितना था? 15/2, 15⁻⁴/2 इंटू R। ओके, और ब्रैकेट में ये हो जाएगा 2 - 1 दैट इज इक्वल टू 1। ओके, सो 1 + 15/2। ओके, और जब इसका अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो इट विल बिकम, यहाँ पर हमने इसका क्यूब किया था तो डिनोमिनेटर में हमारे पास में यहाँ पर 8 बचना चाहिए। ठीक है, अल्टीमेट अगर हम आगे देखेंगे तो 8/3 पाई GR³ ρ a डिवाइडेड बाय 15/2, 15⁻⁴ होगा इंटू R। ओके, और इट विल बिकम 23/8। यहाँ पर हम 8 से 8 कैंसिल कर सकते हैं, तो अल्टीमेट हमको यहाँ पर मिलेगा 2, क्योंकि ये 2 जो डिनोमिनेटर में हमको दिख रहा है ये आगे न्यूमरेटर में आ जाएगा, तो 2G पाई R² ρ a, ओके, डिवाइडेड बाय 15⁻⁴ ये हमको एस्केप वेलोसिटी मिला, इसका रूट हम लिखेंगे। तो हम यहाँ पर एस्केप वेलोसिटी ऑफ B डिवाइडेड बाय एस्केप वेलोसिटी ऑफ A लिखेंगे तो हमको मिलेगा रूट 2/3 भी यहाँ पर होगा। ठीक है, 2/3 G पाई R³ इंटू ρ a डिवाइडेड बाय 15⁻⁴ और हमने VA ऑलरेडी कैलकुलेट कर लिया था पहले ही, तो होगा वो रूट 2/3 पाई R³ ρ a इंटू G। तो ये सारी वैल्यू यहाँ पर कैंसिल होगी। ठीक है, यहाँ पर हमने 23 का मल्टीप्लाई नहीं किया, ठीक है, क्योंकि वही हमारा आंसर है। ठीक है, तो अल्टीमेट हमको रेशो जो मिला वो मिला रूट 23 डिवाइडेड बाई 15⁻⁴ तो अगर हम 10n इज इक्वल टू 23 पुट करते हैं, 10n इज इक्वल टू 23, सो n इक्वल टू 2.3, तो हमारा आंसर होगा n इक्वल टू 2.3। तो यहाँ पर जो हमने एस्केप वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट यूज़ किया है, तो ये डेरिवेशन, ये जो क्वेश्चन था वो बहुत इजीली आप कर सकते हैं अगर आपको एक शेल के कारण एस्केप वेलोसिटी पहले से पता हो। तो आपको बस उस शेल का रेडियस वहाँ पर पुट करना है, ठीक है, और आप इजीली एस्केप वेलोसिटी फाइंड कर सकते हैं। पर यहाँ पर हमने पूरा उसको डेराइव किया है, ठीक है। तो क्वेश्चन बड़ा इंटरेस्टिंग था, ठीक है, थोड़ा सा टिपिकल क्वेश्चन था, पर अगर पूरा अच्छे से क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो कोई गलती होने के चांस नहीं है। सो माय डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 हम देख रहे हैं, और ये क्वेश्चन हमारे सेक्शन 1 का है। अभी हम जेई एडवांस 2024 पेपर 2 सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं। सेक्शन 1 मतलब कि यहाँ पर हमारे पास में केवल एक ही ऑप्शन करेक्ट होगा। और सबसे पहले क्वेश्चन हम एक बार रीड कर लेते हैं। क्वेश्चन में गिवन है पार्टिकल ऑफ मास m इज अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड ऑफ
a body of mass capital M, where capital M is very very greater than small m. The particle is moving on circular orbit of radius r naught with a time period t naught around mass capital M. Then the particle is subjected to an additional central force. Okay, additional central force corresponding to the potential energy VCR is equal to m alpha r cube, m alpha divided by r cube, where alpha is a positive constant of suitable dimension and r is the distance from the center of orbit. If a particle move in the same circular orbit of radius r naught in the combined gravitational potential due to m and VCR, but with the new time period t1, then t1 square minus t2 square divided by t1 square is given by. तो यहाँ पर सबसे पहले अगर हम ग्रेविटेशनल फोर्स की बात करते हैं, है ना, तो ग्रेविटेशनल फोर्स होगा जी कैपिटल एम स्मॉल एम डिवाइडेड बाय आर नॉट स्क्वायर, और यही इसको सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करेगा, मतलब एम ओमेगा स्क्वायर इंटू आर नॉट. ओके, यहाँ पर ओमेगा का वैल्यू हम पुट कर सकते हैं, तो यहाँ पर ओमेगा का वैल्यू हम लिख देंगे 2π/t टी नॉट का होल स्क्वायर इंटू आर नॉट. ओके, यहाँ एम से एम हमारा कैंसिल हो जाएगा और हमें यहाँ से टी नॉट का वैल्यू मिलेगा. टी नॉट स्क्वायर का वैल्यू हमको यहाँ पर मिल रहा है 4π स्क्वायर डिवाइडेड बाय जी एम इंटू आर नॉट. ओके, रेस्ट टू पावर 3. ओके, यहाँ पर हम अगर जी एम बाय आर नॉट का वैल्यू देखें कितना होगा, जी एम बाय आर नॉट स्क्वायर इज इक्वल टू 4π स्क्वायर डिवाइडेड बाय टी नॉट स्क्वायर इंटू आर नॉट. ओके, ये हमारे पास में एक इक्वेशन मिलेगी और इसी से हम टी नॉट स्क्वायर का वैल्यू भी फाइंड करेंगे, जो कि होगा 4π स्क्वायर डिवाइडेड बाय जी एम आर नॉट क्यूब. ये हमारे पास इक्वेशन 2 हो जाएगी. ओके, अगर यहाँ पर पोटेंशियल वी आर इज इक्वल टू एम अल्फा डिवाइडेड बाय आर क्यूब दे रखा है, तो हम यहाँ से फोर्स फाइंड कर सकते हैं. हमको पता है कि फोर्स एफ इज इक्वल टू, इसे थोड़ा साइड में लिख लेते हैं, वी इज इक्वल टू एम अल्फा डिवाइडेड बाय आर क्यूब, और यहाँ से हमको पता चलेगा फोर्स एफ इज इक्वल टू माइनस डी वी बाई डी आर होता है हमारे पास. तो हम यहाँ पर लिखेंगे माइनस डिफ्रेंशिएशन ऑफ, मतलब डेल बाई डेल आर ऑफ एम अल्फा डिवाइडेड बाय आर क्यू. ओके, इसे आगे सॉल्व करेंगे. इसके लिए आर रेस्ट टू पावर -3 लिख सकते हैं और ये हो जाएगा +3 इंटू एम अल्फा आर रेस्ट टू पावर 4. ओके, तो हमको यहाँ पर एडिशनल फोर्स जो है वो पता चला. ठीक है, अगर हम नेट फोर्स की बात करें, तो नेट फोर्स एक ग्रेविटेशनल फोर्स होगा जी कैपिटल एम स्मॉल एम डिवाइडेड बाय जी एम एम बाई आर नॉट स्क्वायर माइनस दिस फोर्स एफ, है ना, क्योंकि ये जो फोर्स है इसका पोटेंशियल एनर्जी पॉजिटिव है, मतलब कि ये रिपल्सिव होगा. ओके, और ग्रेविटेशनल फोर्स अट्रैक्टिव है, तो यहाँ पर जी एम एम बाई आर और ये नेगेटिव होगा, इसको हम लिखेंगे 3m अल्फा डिवाइडेड बाय आर नॉट रेस्ट टू पावर 4, क्योंकि रेडियल जो रेडियस है वो सेम ही है. इज इक्वल टू हम यहाँ पर अब लिखेंगे m ओमेगा स्क्वायर, तो ओमेगा का वैल्यू हो जाएगा 2π/t1 होल स्क्वायर, है ना. यहाँ पर अब हमारा जो टाइम पीरियड है वो चेंज हो गया है इंटू आर नॉट. ओके, तो ये हमारे पास एक नया इक्वेशन बना, इसमें हम एम 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 कैंसिल कर सकते हैं. ठीक है, तो हमको मिलेगा जी कैपिटल एम डिवाइडेड बाय आर नॉट स्क्वायर -3 अल्फा डिवाइडेड बाय आर नॉट रेस्ट टू पावर 4 इज इक्वल टू 4π स्क्वायर t1 स्क्वायर इंटू आर नॉट. ओके, यहाँ पर अगर हम अब
जी एम बाय आर नॉट का वैल्यू जो इक्वेशन 1 से हमने फाइंड किया था वो पुट कर देते हैं, तो हमको नेक्स्ट एक्सप्रेशन क्या मिलता है, हम यहाँ से कलर चेंज कर लेते हैं तो आपको इजी रहेगा समझना। हमने यहाँ से इस इक्वेशन 1 से वैल्यू पुट किया है, तो होगा 4 पाई स्क्वायर डिवाइडेड बाय टी नॉट स्क्वायर इंटू आर नॉट। ओके, और ठीक है ना, माइनस 3 अल्फा डिवाइडेड बाय आर नॉट रेस्ट टू पावर 4, ओके, इज इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर डिवाइडेड बाय T1 स्क्वायर आर नॉट। यहाँ से अगर हम इसको थोड़ा सा अरेंज करें तो 4 पाई स्क्वायर आर नॉट हमने कॉमन लिया, 1 डिवाइडेड बाई T1 स्क्वायर हमको मिला, ठीक है, सॉरी 1 डिवाइडेड बाई टी नॉट स्क्वायर माइनस 1 डिवाइडेड बाई T1 स्क्वायर इज इक्वल टू 3 अल्फा डिवाइडेड बाय आर नॉट रेस्ट टू पावर 4 हमको मिलता है। ठीक है, तो हम डेफिनेटली यहाँ पर कुछ कुछ जो एक्सप्रेशन हमको फाइंड करना था उसकी तरफ पहुँच रहे हैं, है ना। तो 4 पाई स्क्वायर आर नॉट एज इट इज़, और यहाँ पर हमको मिलेगा T1 स्क्वायर माइनस टी नॉट स्क्वायर डिवाइडेड बाई T1 स्क्वायर इंटू टी नॉट स्क्वायर, और टी नॉट स्क्वायर का वैल्यू हम वापस से पुट करते हैं यहाँ पर, तो हमको मिलेगा 4 पाई स्क्वायर इंटू आर नॉट क्यूब डिवाइडेड बाई जी एम। ये टी नॉट स्क्वायर का वैल्यू भी हमने यहाँ पर पुट कर दिया, इज इक्वल टू 3 अल्फा डिवाइडेड बाय आर नॉट रेस्ट टू पावर 4। तो यहाँ पर पाई स्क्वायर से पाई स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। और फाइनली हमको T1 स्क्वायर माइनस टी नॉट स्क्वायर डिवाइडेड बाई T1 स्क्वायर इज इक्वल टू 3 अल्फा, है ना। यहाँ पर इसका ऊपर मल्टीप्लाई होगा तो डिवाइडेड बाई जी एम, और यहाँ पर आर नॉट स्क्वायर हमको मिलने वाला है। मतलब अल्टीमेट हमारा जो ऑप्शन होगा वो फर्स्ट वाला ऑप्शन करेक्ट होगा। अगर आप इसे थोड़ा सा कैलकुलेट करेंगे तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पर ग्रेविटेशनल फोर्स और पोटेंशियल एनर्जी से रिलेटेड हमने कॉन्सेप्ट को देखा। हमने यहाँ पर इस क्वेश्चन में ग्रेविटेशनल फोर्स और जो हमारा केपलर्स थर्ड लॉ होता है उसका यूज़ करके, और ग्रेविटेशनल फोर्स का रिलेशन कैसे फोर्स के साथ में होता है, पोटेंशियल एनर्जी और फोर्स के बीच में क्या रिलेशन है, कैसे पोटेंशियल एनर्जी से हेल्प आप फोर्स फाइंड कर सकते हैं, उन कॉन्सेप्ट की हेल्प से वो क्वेश्चन सॉल्व किया है। थैंक यू। हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, हम यहाँ पर अब सेक्शन 2 की बात कर रहे हैं, और सेक्शन 2 के इंस्ट्रक्शन एक बार हम ध्यान से पढ़ लेते हैं। उसमें गिवन है कि यहाँ पर मैक्सिमम 12 मार्क्स आपको मिल सकते हैं। ओके, इस सेक्शन में हमारे पास में 3 क्वेश्चंस हैं, ओके, और उसके 4 ऑप्शन ए बी सी डी होंगे डेफिनेटली, और यहाँ पर एक या एक से अधिक क्वेश्चन भी करेक्ट हो सकते हैं। तो अगर हमें यहाँ पर पार्शियल मार्किंग या नेगेटिव मार्किंग को समझना है तो हमें +4 कब मिलेंगे, जब हम सारे ऑप्शन करेक्ट है तो करेक्ट चूज कर लेते हैं। +3 कब मिलेंगे हमको, है ना, जब 4 ऑप्शन करेक्ट है और हम 3 ही ऑप्शन करेक्ट चूज करते हैं तो आपको +3 मिलेंगे, मतलब एक ऑप्शन का 1 नंबर आपको मिलेगा। अगर यहाँ पर 3 या 3 से ज़्यादा ऑप्शन करेक्ट है, मतलब 3 करेक्ट है या 4 करेक्ट है, और उसमें से आप 2 करेक्ट ऑप्शन चूज कर लेते हो, आपको +2 मार्क मिलेगा। +1 कब मिलने वाला है, जब हमारे पास में 2 या 2 से ज़्यादा ऑप्शन करेक्ट है और हम एक ही करेक्ट चूज करते हैं तो आपको +1 मिलेगा, ठीक है। 0, जब हम कोई ऑप्शन चूज नहीं करेंगे तो डेफिनेटली 0 मिलने वाला है, और सारे दूसरे केस के लिए हमको -2 मिलेंगे। ओके, तो यहाँ पर उन्होंने एग्जाम्पल भी दिया है, तो ये एग्जाम्पल भी आप अच्छे से रीड कर सकते हैं। अब हम यहाँ पर हमारे फर्स्ट क्वेश्चन की बात कर रहे हैं, मतलब कि सेकंड सेक्शन के फर्स्ट क्वेश्चन का, जो कि हमारा 5th क्वेश्चन है। क्वेश्चन में यहाँ पर गिवन है अ पार्टिकल ऑफ मास m इज मूविंग इन अ सर्कुलर ऑर्बिट। तो यहाँ पर ये एक पॉइंट हमको ध्यान से समझना है कि सर्कुलर ऑर्बिट मतलब सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ सेंट्रल फोर्स, दैट इज Fr is equal to minus Kr, corresponding to the potential energy Vr is equal to Kr square by 2. K is a positive
force constant and r is the radial distance from the origin. According to Bohr's quantization rule, the angular momentum of particle given by L equal to n h naught, और h naught यहाँ पर क्या है, यहाँ पर h naught है h divided by 20 pi, वो हमको पता है. h is a Planck constant, n is any positive integer, v and e are the speed and the total energy of particle respectively. Then which of the following expression आर करेक्ट. ओके, तो यहाँ पर हम सबसे पहले फोर्स के कॉन्सेप्ट को यूज़ करेंगे, क्योंकि यहाँ पर फोर्स इज इक्वल टू माइनस के आर दे रखा है. माइनस यहाँ पर सिंपली डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करना है, मतलब एम वी स्क्वायर बाय आर दैट इज द सेंट्रीपिटल फोर्स इज इक्वल टू के आर होगा. ठीक है, नेगेटिव साइन हम यहाँ पर यूज़ नहीं कर रहे हैं, क्यों, क्योंकि यहाँ पर वो नेगेटिव साइन डायरेक्शन को बता रहा है. तो हमारे पास में एक इक्वेशन मिला, एम वी स्क्वायर डिवाइडेड बाई के आर स्क्वायर. इसको हम इक्वेशन नंबर 1 लिख सकते हैं. और सेकंड कॉन्सेप्ट हम एंगुलर मोमेंटम का यूज़ करते हैं. वहाँ पर हमको मिलेगा एम वी आर दैट इज इक्वल टू एल, ओके, इज इक्वल टू एन एच नॉट. ओके, इन दोनों इक्वेशन से हम सबसे पहले आर का वैल्यू कैलकुलेट करते हैं. तो आर का वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए हम इन सेकंड वाला जो इक्वेशन है, ये जो सेकंड इक्वेशन है, इसका स्क्वायर करते हैं. तो हमको क्या मिलेगा, हमको मिलेगा एम स्क्वायर वी स्क्वायर आर स्क्वायर इज इक्वल टू एन स्क्वायर एच नॉट स्क्वायर. ओके, और इसको हम फर्स्ट इक्वेशन से डिवाइड कर देंगे, मतलब एम वी स्क्वायर इज इक्वल टू के आर स्क्वायर. क्यों, क्योंकि यहाँ पर हमको वी को एलिमिनेट करना है. तो यहाँ वी स्क्वायर से वी स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, एक एम भी कैंसिल हो जाएगा. हमको फिर मिलेगा यहाँ पर आर स्क्वायर एम इंटू आर स्क्वायर इज इक्वल टू एन स्क्वायर एच नॉट स्क्वायर डिवाइडेड बाई के आर स्क्वायर. ओके, इसे और थोड़ा सा हम अगर सिंप्लीफाई करें तो हमको यहाँ पर इसे हम थोड़ा ऊपर लिख लेते हैं, है ना. इसको अगर हम सिंप्लीफाई करें तो हम यहाँ पर देखेंगे कि r रेज़ टू पावर 4 इज इक्वल टू एन स्क्वायर एच नॉट स्क्वायर, ओके, डिवाइडेड बाय के एम हमको मिल रहा है. अगर हम इसका रूट लेते हैं तो हमको मिलेगा आर स्क्वायर इज इक्वल टू एन एच नॉट, और यहाँ पर मिल जाएगा 1 डिवाइडेड बाई के एम, और वो भी रूट में. ओके, तो ये हमारे पास में एक रिलेशन आया, और यहाँ पर ये फर्स्ट रिलेशन जो है वो बिल्कुल इससे मैच कर रहा है. तो फर्स्ट वाला जो ऑप्शन है वो करेक्ट है. आगे हम देखते हैं, अगर हम यहाँ पर अब v फाइंड करते हैं, वेलोसिटी फाइंड करते हैं, तो वेलोसिटी फाइंड करने के लिए इस आर स्क्वायर का वैल्यू हम फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर देते हैं. तो एम वी स्क्वायर, हम यहाँ पर कलर चेंज कर लेंगे क्योंकि अब हम सेकंड ऑप्शन के लिए जा रहे हैं. तो एम वी स्क्वायर, इसको हम लिख सकते हैं एम वी स्क्वायर इज इक्वल टू के, और आर स्क्वायर का वैल्यू कितना है, एन एच नॉट 1 रूट 1 बाई के एम. ओके, अगर हम k का अंदर मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ पर k स्क्वायर का मल्टीप्लाई होगा, और m का भी अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो v स्क्वायर इज इक्वल टू एन एच नॉट हमको मिलेगा k स्क्वायर, और नीचे m स्क्वायर का मल्टीप्लाई होगा, और के एम तो ऑलरेडी प्रेजेंट है, एक k से एक कैंसिल हो जाएगा. तो हमको यहाँ पर v स्क्वायर इज इक्वल टू मिला एन एच नॉट रूट k डिवाइडेड बाई एम क्यू. ओके, तो हम यहाँ पर चेक कर लेते हैं ऐसा कोई ऑप्शन हमारे पास अवेलेबल है क्या, है ना. अगर हम यहाँ देखते हैं तो हमको कौन सा ऑप्शन मिल रहा है, हमारा सेकंड ऑप्शन बी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है. ओके, अब अगर हम यहाँ पर एंगुलर मोमेंटम फाइंड करते हैं, ठीक है, यहाँ पर अगर हम एंगुलर मोमेंटम फाइंड करें तो एंगुलर मोमेंटम होगा हमारे पास में एम वी आर, है ना, एल इक्वल टू एम वी आर. ओके, और अगर हम थर्ड ऑप्शन यहाँ पर फाइंड करना चेक करना चाह रहे हैं तो एल डिवाइडेड बाय एम आर स्क्वायर से हमको डिवाइड करना पड़ेगा. तो एल डिवाइडेड बाय एम आर स्क्वायर से हमने डिवाइड किया, दोनों साइड डिवाइड कर देंगे तो एम इंटू वी इंटू आर डिवाइडेड बाय एम आर स्क्वायर. ठीक है, तो यहाँ एम से एम हमारा कैंसिल हो जाएगा, एक आर से एक आर कैंसिल हो जाएगा. ठीक है, तो एल बाई एम आर स्क्वायर इज इक्वल टू मिल रहा है हमको वी बाई आर. ठीक है, मिलेगा वी बाई आर, और वी और आर का दोनों का वैल्यू जो हमने फाइंड किया है वो हमको यहाँ पर पुट करना पड़ेगा, है ना. तो एल डिवाइडेड बाय एम आर स्क्वायर इज इक्वल टू, तो यहाँ पर वी स्क्वायर से हम वी का वैल्यू पुट कर सकते हैं, और एक काम करते हैं हम इसका रूट इसका स्क्वायर कर देते हैं दोनों साइड.
तो स्क्वायर करने के बाद हमको मिलेगा वी स्क्वायर बाय आर स्क्वायर, है ना। तो वी स्क्वायर का वैल्यू है एन एच नॉट डिवाइडेड बाय सॉरी इंटू रूट के डिवाइडेड बाय एम क्यूब डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर का वैल्यू हम ऑलरेडी फर्स्ट ऑप्शन में देख चुके हैं, दैट इज एन एच नॉट इंटू रूट 1 डिवाइडेड बाई के एम। तो यहाँ पर एच नॉट से एच नॉट, एन से एन कैंसिल हो जाएगा, हमको एल बाई एम आर स्क्वायर और इसका स्क्वायर का वैल्यू क्या मिल रहा है, वो मिल रहा है हमको यहाँ पर रूट के स्क्वायर डिवाइडेड बाय एम स्क्वायर। जब आप कैंसिल करेंगे तो ये मिलेगा हमको, है ना। तो यहाँ पर ये हमको मिल रहा है के बाई एम और इसका हम रूट ले लेंगे तो एल डिवाइडेड बाय एम आर स्क्वायर इज इक्वल टू रूट के बाई एम हमको मिल रहा है। मतलब कि यहाँ पर हमारा थर्ड ऑप्शन भी करेक्ट है, थर्ड ऑप्शन भी करेक्ट है। अब हम एनर्जी की बात करेंगे, तो एनर्जी फाइंड करने के लिए हम यहाँ पर टोटल एनर्जी इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी लिखेंगे, है ना। तो पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पर वी आर उन्होंने दिया है, तो काइनेटिक एनर्जी कैसे होगा 1/2 हाफ एम वी स्क्वायर, और वी स्क्वायर का वैल्यू कितना है, वी स्क्वायर का वैल्यू हमने फाइंड किया है, वी स्क्वायर का वैल्यू एन एच नॉट के बाई एम क्यूब है इन द रूट, प्लस पोटेंशियल एनर्जी कितना है के आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2, है ना। तो यहाँ पर अगर हम आर स्क्वायर का वैल्यू पुट कर देते हैं तो हम ऑप्शन यहाँ पर देखते हैं, तो करेक्ट ऑप्शन हमारा एक भी नहीं मिल रहा है यहाँ पर हमको। एक बार चेक कर लेते हैं, 1/2 एम का अंदर मल्टीप्लाई करते हैं तो एन एच नॉट, ओके, और एम का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको मिलेगा एम स्क्वायर अंदर जाएगा के बाई एम, ओके, प्लस के बाई 2, और यहाँ पर आर स्क्वायर का वैल्यू हम लिखेंगे एन एच नॉट, ओके, एन एच नॉट रूट 1/km, फिर के स्क्वायर का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो अल्टीमेट जो टोटल एनर्जी हमको मिला वो मिला एन एच नॉट रूट के बाई एम। दोनों को ऐड करेंगे तो इन दोनों को ऐड करेंगे ना, दोनों एक जैसे टर्म आ गए, के स्क्वायर का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे के से के बाई एम हो जाएगा। तो अल्टीमेट हमको ई का वैल्यू ये मिला, बट यहाँ डी ऑप्शन में हमारा बाई 2 है, मतलब ये डी ऑप्शन गलत है ना। मतलब हमारे पास 3 ऑप्शन सही है, ए बी और सी, ठीक है। थैंक यू।